बिजनेस एंड प्रोफेशन मींस जब हमें स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं। तो नंबर 1 इज सैलरी। सैलरी में हम अगर कहीं जॉब कर रहे हैं वहां से हमें कोई इनकम आती है तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाती है। अगर हमने अपने घर को किराए पर दे दिया है तो इनकम और प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर हम ना तो अपना कहीं जॉब कर रहे हैं, ना ही हम लोग अपना घर किराए पर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना, बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस होता है। बिजनेस का मतलब होता है कोई सामान खरीदना, बेचना, कोई सामान बनाना, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर कर बेचना। लेकिन प्रोफेशन में हम अपनी स्किल की मदद से अर्निंग करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। तो शुरू करते हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इसे हम शॉर्ट में पीजीबीपी बोल देते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि पीजीबीपी मतलब बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम कैसे कंप्यूट की जाए। बिजनेस जो वर्ड है वो सेक्शन 213 में डिफाइन किया गया है कि कोई भी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस में कोई सामान खरीदा बेचा जाता है, मतलब ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सारे काम होते हैं जहां पर हम टाइम देते हैं, अटेंशन होता है, लेबर होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। ठीक है। इवन एन आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन में बी कंसिडर्ड बिजनेस। कोई एक काम भी आपने किया है तो भी वो बिजनेस माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल या फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट हो। They may be even consist of rendering service to others. There should be some special qualification of a person apart from skill and ability, which is required to carrying on any activity which could be considered as profession. तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ अलग से क्वालिटी है। प्रोफेशनल जरूरी नहीं है कि स्टडी के थ्रू ही आप प्रोफेशनल बनते हैं। अगर आप कोई एक्टिंग कर रहे हैं तो भी आप प्रोफेशनल हैं, है ना। आप ड्राइंग करते हैं, स्केच करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं तो भी आप प्रोफेशनल हैं। दिस कुड बी हैविंग एजुकेशन इन ए पर्टिकुलर सिस्टम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, और इवन बाय एक्सपीरियंस और एनी अदर स्किल। स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक चैप्टर में, हर एक हेड में एक चार्जिंग सेक्शन होता है। तो यहाँ चार्जिंग सेक्शन है 28, जो हमें बताता है कि कौन सी इनकम पीजीपीपी में टैक्सेबल होने वाली है। तो पीजीपीपी में टैक्सेबल इनकम तभी होगी जब आपने उस प्रीवियस ईयर में अपने बिजनेस को चलाया हो। जरूरी नहीं है पूरे साल चलाया हो, लेकिन साल में कुछ टाइम के लिए, चाहे एक दिन के लिए, आपने उस बिजनेस को चलाया हो। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है। मतलब नॉर्मली तो ये है कि बिजनेस हमने साल में चलाया हो, कुछ भी समय के लिए प्रोफेशन आपने किया हो, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? रिकवरी अगेंस्ट एनी लॉस, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी अर्लियर अलाउड एज ए डिडक्शन। सपोज आपका बिजनेस बंद हो गया और आपको पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर में, 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले कोई खर्चा अलाउड हो गया था, सपोज बेड डेट्स। अब वो बेड डेट्स रिकवर हो गए तो वो इनकम हो गई। अब वो टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस तो बंद हो चुका है, लेकिन टैक्सेबल हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है। दूसरा, बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। बैलेंसिंग चार्ज अभी हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए, जब कोई एसेट हम सेल करते हैं और उस एसेट को सेल करने पर जो हमें प्रॉफिट होता है विद इन, अगर हमने सेल किया है किसी भी एसेट को उसके परचेज प्राइस से कम है। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। सपोज हमारी कोई एसेट है जिसकी कॉस्ट है 10,000, डेप्रिसिएशन लगाते लगाते उसकी WDV रह गई 4,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट आपने उस पर 6,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा दिया है। आज उसको आपने 6,500 में सेल आउट कर दिया।
तो ये जो 2500 रुपीज है ये प्रॉफिट है, हम सामान्य भाषा में इसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बोलते हैं। तो इसको बैलेंसिंग चार्ज बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में, जहां पर स्पेशल टाइप से डिप्रिसिएशन अलाउड होता है। तो क्योंकि ये एक तरीके से रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पहले मिला था, अब वो रिवर्स हो रहा है, तो ये बिजनेस की इनकम माना जाता है। तो बिजनेस बंद हो गया तो भी ये माना जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ कैपिटल एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होती है ना, तो एक वो टोटल 100% एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाता है आपको जिस ईयर में आपने उसको यूज करना शुरू किया है। आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो ये कह सकते हैं इसमें 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है पहले साल ही, ऐसा मानो इस पर 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है। अगर कोई चीज पर 100% डेप्रिसिएशन मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई एसेट आपकी 10,000 की थी, अब उसकी WDV नील हो गई, अब उसको आपने सेल किया। अब इवन उसको चाहे आपने 2000 में सेल किया, ये पूरा 2000 प्रॉफिट हो जाएगा ना आपका, क्योंकि उसकी WDV तो 0 है, 100% डेप्रिसिएशन मिल चुका है। तो यहाँ पर भी बिजनेस बंद हो गया है तो भी आपको ये मिल जाएगा, टैक्सेबल होगा, इसलिए यहाँ पर ये भी एक एक्सेप्शन लिखा है। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स अलग से लिखा है, यहाँ पर कोई और एक्सपेंडिचर भी है तो भी वही मैंने एग्जांपल के लिए ये बता दिया था आपको। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। इनकम टैक्स में टाइम टू टाइम हम पढ़ेंगे कि आप अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर एक किसी स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे तो आपको बिजनेस में एक्सपेंडिचर की तरह वो ट्रीट हो जाएगा। मतलब आपने क्या करा, 50,000 रुपीज 10,000 रुपीज एक स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो ये कोई एक्सपेंस तो है नहीं, लेकिन आपको इनकम टैक्स में एज ए एक्सपेंस ये PGBP पे आपको अलाउ हो गया। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप स्पेशल रिजर्व में अपना ट्रांसफर करेंगे तो उसकी कंडीशन है। सपोज कंडीशन ये है कि इस रिजर्व को 5 इयर्स तक आप छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज मेंटेन करेंगे, सपोज ये कंडीशन है, या आप अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे, या कोई और कंडीशन है। अगर उस कंडीशन को आपने फुलफिल नहीं किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले वो एग्जम्पशन मिल चुकी है, तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इवन आपका बिजनेस इस समय प्रीवियस ईयर में नहीं चला तो भी, एक दिन के लिए भी नहीं चला तो भी। एक बात और, सपोज आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर काम करते हैं, एक होता है ड्यू बेसिस, मर्केंटाइल एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, जहां पर एक्सपेंसेस ड्यू होते हैं तो हम एक्सपेंस लिख देते हैं, इनकम ड्यू होती है तो लिख देते हैं, चाहे वो एक्चुअल में कैश में कभी भी हो। लेकिन आपको बिजनेस के चैप्टर में और अदर सोर्सेस के चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे, एक सेक्शन 145 है जो आपको अलाउ करता है आप चाहें तो कैश बेसिस पर भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं और उस सिचुएशन में आपकी कोई इनकम मिली नहीं, अभी एक्सपेंसेस आपने लिख दिया, बिजनेस बंद हो गया, अगले साल वो पैसा मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आपका बिजनेस बंद है तब भी। For the purpose of taxation, there should not be, indeed there is no distinction between legal and illegal business. देखिए, इलीगल बिजनेस का मतलब जो लीगली एज पर लॉ अलाउ नहीं है उस कंट्री में। सपोज आप इलीगल बिजनेस करते हैं और आप पकड़े गए, तो उस सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते हम इनकम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ये तो इलीगल बिजनेस है। तो इनकम टैक्स कहता है कि चाहे लीगल बिजनेस है चाहे इलीगल बिजनेस है, आपको इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। कीपिंग इन माइंड द अबव मेंशन्ड प्रिंसिपल, द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल अंडर दैट PGBP। तो हम देखते हैं जो अभी हमने बात करी, चार्जिंग सेक्शन देखा, उसके अलावा अब हम देखते हैं कि PGBP में एक्चुअल में टैक्सेबल होने वाला क्या है। तो आप कोई बिजनेस करते हैं, आप जो भी बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, कैरिड आउट ऑन बाय SSC एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका एक्सेप्शन भी हमने पढ़ लिया कि इस साल में हो, तो चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, उस बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम टैक्सेबल होगी।
इसके अलावा अगर आपको कंपनसेशन मिलती है, कंपनसेशन की इनकम होती है, कंपनसेशन कैसे, आप कुछ टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर मैनेजिंग ए कंपनी, टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एजेंसी, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, आपके पास लाइसेंस है कोई काम करने का, उसमें कुछ चेंजेस आए। सपोज आप एजेंसी है, आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, नॉर्थ इंडिया की, उसका कुछ हिस्सा कम करके आपको 5 लाख रुपए दिए गए कि आपका ये एक सिटी हम किसी और को दे रहे हैं, उस कंपनसेशन में आपको 5 लाख रुपए मिले, तो बिजनेस की इनकम ही मानी जाएगी। तो इस तरीके से टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन होगा। वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस इन गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह मैनेज करने का ठेका मिला है गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट किसी और लॉ में, तो आप मैनेज करते हैं किसी की प्रॉपर्टी, तो आपका बिजनेस ही है वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। एनी इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, यहाँ पर तो सब कुछ ही कवर कर दिया, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो। इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म टू इट्स मेंबर, सपोज हमारा कोई एक एसोसिएशन है और उस एसोसिएशन को के मेंबर को हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस के बदले में हम कुछ पैसा लेते हैं, तो वो भी बिजनेस की इनकम माना जाएगा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, सपोज आपके पास एक लाइसेंस है, आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ कर सकते हैं उस लाइसेंस के थ्रू, वो लाइसेंस आपने सेल कर दिया, या और इस तरीके की कोई इनकम है, गवर्नमेंट से आपको कुछ टैक्सेशन रिफंड मिला है, ड्यूटी ड्रॉप बैक है, तो वो भी आपकी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। आपको बिजनेस प्रोफेशन के दौरान कोई बेनिफिट या परक्यूजिट मिलता है, तो वो भी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, और आपको आपके पेशेंट ने खुश होकर, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, उसका इलाज किया, उसे ठीक किया, उसने खुश होकर आपको एक कार दे दी, तो ये कार बेनिफिट है जो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो एज ए प्रोफेशनल होने की वजह से आपको दिया है, ना कि कोई पर्सनल रिलेशन होने की वजह से आपको गिफ्ट मिला है। अगर पर्सनल रिलेशन की वजह से गिफ्ट मिला है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन बाय पार्टनर, आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, तो आप उस बिजनेस के ओनर हैं, ना कि एम्प्लॉय हैं। हमने सैलरी के चैप्टर में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को जो इनकम मिलती है वो सैलरी इनकम ना होकर बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में टैक्सेबल होती है। एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, हमारे बिजनेस में एक मैनेजर है और वो बहुत ही हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को संभालता है। हमें लगा कि वो अगर हमारे बिजनेस को छोड़कर जाएगा, जॉब छोड़ देगा या बिजनेस को छोड़ देगा, या उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, XYZ रीजन से अगर वो हमारे बिजनेस को छोड़कर चला जाता है, तो हमारे बिजनेस में हैवी लॉसेस होने की उम्मीद है। तो उसके लिए हमने एक इंश्योरेंस करा लिया, की मैन मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे बिजनेस के लिए, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने करा ली, तो अगर उसका हमें पैसा मिलेगा तो हमारे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम होगी, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो बिजनेस का एक्सपेंसेस भी माना जाता है। जहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिजनेस की इनकम, बिजनेस का एक्सपेंस, आप सिंपल मानिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है, एक तरफ इनकम लिखते हैं, एक तरफ एक्सपेंस, तो एक तरीके से मन में ये बात सोच कर रखिए कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकालने के लिए हम एक दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसमें इनकम टैक्स के हिसाब से कौन सी इनकम होनी चाहिए, इनकम टैक्स के हिसाब से कौन से एक्सपेंस होने चाहिए,
वो हम लिखने वाले। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। देखिए आपके पास इन्वेंट्री है, मतलब स्टॉक है, आप बिजनेस में माल रखा हुआ है जिसको आप बेचते हैं, उसको आपने माल बेच, सपोज ज्वेलरी का बिजनेस है आपका। अब अगर ज्वेलरी का बिजनेस है और जो ओनर है उसने क्या किया, 5 लाख की ज्वेलरी अपनी वाइफ को दे दी, एक तरीके से ड्राइंग्स हो गई। अब वो जो ड्राइंग्स है ना, तो उसमें क्या होगा कि ये कहता है कि आप लोग टैक्स बचाने के लिए झूठ ना बोले, तो अगर आपकी वो जो ज्वेलरी है उसकी कॉस्ट सपोज 3 लाख है, मार्केट वैल्यू उसकी सपोज 4 लाख है, और आपने कहा कि ये तो मैं इसे कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब बिजनेस से हटा रहा हूं इस चीज को, तो ऐसी सिचुएशन में उसको 3 लाख रुपए का खर्चा तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा ही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मटेरियल कॉस्ट, ये सब, तो उसको सेल माना जाएगा जैसे ही आप उसे कन्वर्ट करेंगे कैपिटल एसेट में। और 4 लाख रुपए क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो हम इनकम मानेंगे। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन अलग अलग टाइप की हो सकती है। स्पेकुलेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि आप सट्टेबाजी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। यहां पर स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन डन विदाउट डिलीवरी ऑफ एक्चुअल विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, मुंबई से आपको पता चला माल बहुत सस्ता मिल रहा है, 5 लाख रुपए वाला माल आपको पता चला 2 लाख में मिल रहा है, तो आपने 2 लाख रुपए में खरीद लिया। फिर वो माल अभी आपके पास आया नहीं और वहीं पर ही इसका सौदा तय हो गया 2,50,000 में, आपने 2,50,000 में बेच दिया, तो ना तो माल आया ना गया, लेकिन 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये भी स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन माना जा सकता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं, शेयर खरीदे, आपके पास आए नहीं, बस खरीदे और थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ बेच दिया, इसे ट्रेडिंग बोलते हैं, तो वो भी स्पेकुलेशन में आती है। तो स्पेकुलेशन का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि आप शर्त लगा रहे हैं या सट्टेबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस माना जाता है, बिजनेस की इनकम माना जाता है। Any sum received in cash or kind under an agreement of not carrying out an activity in relation to any business or profession. Non-compete fee received receivable which are recurring in nature in relation to not carry on any profession. देखिए मैं बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर ने मुझे कहा 5 लाख रुपए लो और ये सामान आप मत बेचो, मैंने कहा ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जिस पर आपको खर्चा अलाउड हो चुका है, वही बात हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई खर्चा अलाउड हो चुका है, वो पैसा अब हमें मिलता है, तो वो बिजनेस की इनकम होता है। सेक्शन 145 की हम बात कर रहे थे, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज में हम कैश बेसिस या मर्केंटाइल मतलब एक्रूअल बेसिस पे हम चाहें तो कर सकते हैं अकाउंटिंग, जैसी हमारी इच्छा हो वैसे अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई कि क्या होता है पीजीबीपी में, कौन कौन सी इनकम होती है। अब आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे हम उसकी बिजनेस की इनकम को कंप्यूट करते हैं, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं, ये सब कुछ अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब बिजनेस की इनकम को कंप्यूट कैसे करें, देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप अपने P&L को दोबारा से बनाएं, P&L एज पर इनकम टैक्स एक्ट।
जो आपका पी एंड एल ऑलरेडी बना है उसमें और हमारे पी एंड एल एज पर इनकम टैक्स एक्ट में फर्क होगा। रीजन, रेंट मिला तो हम कहा लिखते हैं, पी एंड एल के क्रेडिट में बाय रेंट। जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हम क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट। डिविडेंड मिलता है तो हम कहा लिखते हैं, बाय डिविडेंड। अब जब हम पी एंड एल बनाते हैं तो हम सारी इनकम यहां लिख देते हैं। इवन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, वो भी हम पी एंड एल के क्रेडिट में लिखते हैं। अब होता क्या है कि जब हम अकाउंटिंग में पी एंड एल बनाते हैं, अकाउंटिंग में पी एंड एल बनाते हैं, तो हम उसके 5 हेड नहीं करते हैं कि सैलरी इनकम अलग, हाउस प्रॉपर्टी इनकम अलग, बिजनेस इनकम अलग, कैपिटल गेन अलग, अदर सोर्सेस अलग। ये तो इनकम टैक्स में होता है। अकाउंटिंग में थोड़ी ना ऐसा होता है। अकाउंटिंग में तो सारा प्रॉफिट एक साथ लिखते हैं, बिजनेस में जो भी हो रहा है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे नहीं। याद करो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग। इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी तो पैसा आता है, इनकम होती है, लेकिन वो अलग होता है। लेकिन हम पी एंड एल बनाते हो तो एक साथ लिखते हैं। वहां पर भी हम रिवर्स करते थे, एड बैक करते थे नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, नॉन कैश आइटम को। तो हम ये समझें कि जब हम पी एंड एल इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाएंगे तो ये चीजें यहां पर नहीं आनी चाहिए कायदे से। तो या तो दोबारा पी एंड एल बनाओ और इन चीजों को मत लिखो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एक और बात, यहां पर हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं पी एंड एल में एज पर कंपनीज एक्ट, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि नहीं, आपको जो डेप्रिसिएशन लिखना है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लिखना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनकम टैक्स के हिसाब से हमें दोबारा से पी एंड एल में एक्सपेंसेस और इनकम को कंसीडर करना पड़ेगा। तो या तो हम नया पी एंड एल बनाए दोबारा से, या एक और ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारे पास, प्रिपेयर पी एंड एल अगेन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ऑप्शन नंबर 2, इसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। हम क्या करें, जो ऑलरेडी पी एंड एल बना हुआ है उसके नेट प्रॉफिट को लें स्टार्टिंग पॉइंट एज पर पी एंड एल। जो नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल है, जो अकाउंटिंग का पी एंड एल है, उसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है। अब पी एंड एल में आपको पता है यहां पर हम डेबिट में एक्सपेंस लिखते हैं और क्रेडिट में इनकम लिखते हैं। तो अगर एक्सपेंस जो हमने लिखा है, एक्सपेंस हमने जो लिखा है अकाउंटिंग पी एंड एल के डेबिट में, और वो अलाउड है, मतलब एज पर अलाउड का मतलब मैं आपको बताता हूं, एक्सपेंसेस या इनकम अलाउड और डिसअलाउड, अलाउड भी हो सकता है और डिसअलाउड भी हो सकता है। अलाउड एक्सपेंसेस या अलाउड इनकम का मतलब कि यू कैन राइट इन पी एंड एल, पी एंड एल में लिख सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो पी एंड एल बनाएंगे उसमें भी ये खर्चा लिख सकते हो, वो अलाउड एक्सपेंस है। इनकम लिख सकते हो, अलाउड इनकम, पता इनकम टैक्सेबल है और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल है। डिसअलाउड का मतलब यू कैन नॉट राइट दिस आइटम इन पी एंड एल विच विल बी मेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो पी एंड एल बनेगा उसमें ये खर्चा या इनकम अलाउ नहीं है लिखना। सपोज रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कहां पर आएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में, तो बिजनेस में दोबारा से टैक्सेबल थोड़ी ना होगा, तो वो इनकम आपको अलाउ नहीं है लिखना, डिसअलाउड है। तो इसका मतलब कुछ एक्सपेंसेस अलाउड है, कुछ डिसअलाउड है, कुछ इनकम अलाउड है और डिसअलाउड है। अब आपने जो नेट प्रॉफिट बनाया है एज पर अकाउंटिंग, एज पर अकाउंटिंग जो आपने पी एंड एल बनाया है, इस पी एंड एल में
आपने अलाउड एक्सपेंस भी लिखे होंगे और डिसअलाउड एक्सपेंस भी लिखे होंगे। एक्सपेंस माइनस करते हैं, याद करिए जब प्रॉफिट बनाते हैं हम, P&L बनाते हैं तो उसमें एक्सपेंस डेबिट में लिखते हैं मतलब माइनस करते हैं, इनकम क्रेडिट में लिखते हैं मतलब प्लस करते हैं। तो अलाउड एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं और अलाउड भी हैं तो उसका तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस आपने P&L के डेबिट में लिखे थे वो नहीं लिखने चाहिए थे, वो माइनस नहीं करने चाहिए थे, आप माइनस कर चुके हो तो उसको वापस से प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले आप P&L लिए एज पर P&L अकाउंट और इसमें ऐड करिए एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड है लेकिन P&L के डेबिट में आपने लिख दिए, उसको ऐड बैक करिए। कुछ ऐसे एक्सपेंस भी तो हो सकते हैं जो अलाउड तो है लेकिन P&L के डेबिट में नहीं लिखे हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउड है और एज पर कंपनीज एक्ट डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी आपने P&L बनाया होगा अकाउंटिंग में, उसमें तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रीशिएशन लिखा होगा, इनकम टैक्स में वो डिसअलाउड है तो मैंने ऐड बैक कर दिया उसको। लेकिन मैंने इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रीशिएशन अलाउड है वो तो नहीं लिखा है, तो लेस अब करना पड़ेगा ना, वो तो अब तक लिखा ही नहीं, तो लेस कर दूंगा ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड तो है लेकिन P&L में अभी तक लिखे नहीं। ऐसे ही कोई इनकम अलाउ नहीं है लिखना P&L में लेकिन आपने लिख दी तो उसे हटाओ, लेस इनकम डिसअलाउड। और ऐसी कोई इनकम टैक्सेबल है PGBP में लेकिन नहीं लिखी, अलाउड इनकम है लिखी नहीं है P&L में, तो अब लिख दो उसको, ऐड कर देंगे इनकम अलाउड। तो ये 4 पॉइंट होंगे। इन 4 पॉइंट को सीखने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, कौन सी इनकम अलाउड है, कौन सी इनकम डिसअलाउड है। तो इसको शुरुआत करते हैं हम अलाउड एक्सपेंसेस से। 4 चीजें सीखनी है हमें, अलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अलाउड इनकम, डिसअलाउड इनकम। तो हम पहली चीज पढ़ना शुरू कर रहे हैं सेक्शन 30 से 37 जो लिखा है अलाउड एक्सपेंसेस कौन कौन से। अलाउड एक्सपेंसेस में सबसे पहले है सेक्शन 30 जो कहता है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग। देखिए अलाउड एक्सपेंसेस आपको है ना थोड़ा सा रटने की जगह इसे समझना पड़ेगा, और जहां आप समझ जाएंगे वहां पर कोई टेंशन नहीं है। क्या समझना पड़ेगा, आप बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस के लिए P&L बना रहे हैं तो उसमें कौन से खर्चे अलाउड होने चाहिए, बिजनेस के खर्चे, कौन से जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। उसमें ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत है, क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहां दिक्कत है, जहां पर आप फालतू के उटपटांग खर्चे लिखोगे, जो नॉर्मल कायदे के खर्चे लिखोगे बिजनेस से रिलेटेड, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मना ही नहीं कर सकता खर्चा लिखने को। अब आप बिल्डिंग एक है जिसमें आप बिजनेस करते हैं, अब उस बिल्डिंग का रेंट क्यों नहीं अलाउ होगा, अभी बिजनेस का खर्चा लिखेंगे हम P&L में। अगर कोई खर्चा, याद रखिए कोई खर्चा अलाउ है तो हमारा प्रॉफिट कम होता है और टैक्स भी कम होता है, हमारे लिए फायदा है असेसी के लिए। कोई खर्चा डिसअलाउड होता है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है उस वजह से और टैक्स हमें ज्यादा देना पड़ता है। तो बीइंग एसएससी में चाहूंगा मुझे सारे खर्चे अलाउ हो जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं चाहेगा आपके सारे खर्चे डिसअलाउड हो जाए, इनकम टैक्स चाहेगा, डिपार्टमेंट चाहेगा कि जो कायदे के खर्चे हैं वही अलाउ हो, जो फालतू के उटपटांग खर्चे हैं वो डिसअलाउड हो जाए। तो ये तो कायदे का खर्चा है ना, जिस बिजनेस में आप काम करते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, उससे रिलेटेड खर्चे, तो ये तो अलाउड होंगे। अगर ये बात मैं नहीं बताता तो भी आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि ये तो अलाउड होगा। तो इफ एनी एसएससी हैज एनी बिल्डिंग जिसमें वो बिजनेस प्रोफेशन करता है, और याद करिए हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने क्या कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने बोला था अगर कोई ऐसा घर जिसमें आप अपना बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो उसकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी उस पर। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो मिलती है, जिस बिजनेस में कर रहे हैं उसमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि अगर जिस बिल्डिंग की में आप बिजनेस कर रहे हैं और उस पर अगर आपने कोई लोन लिए रखा है और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो बिजनेस प्रोफेशन का खर्चा हो जाएगा ना अलाउड। तो इसलिए ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग विल बी अलाउड एंड विल बी डेबिटेड टू P&L। रिपेयर का खर्चा हो सकता है, देखो म्युनिसिपल टैक्सेस ये भी सब अलाउड हो जाएंगे, है ना। जैसे हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में कि म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअल पेड बाय द ओनर, तो यहाँ पर भी है एक्चुअल पेमेंट होगा तभी आपको डिडक्शन मिलेगा।
और आपने हाउस का इंश्योरेंस करा रखा है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है, वो भी अलाउड हो जाएगा, वो भी कायदे का खर्चा है। एनी अदर एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, ये कह रहे हैं कोई भी खर्चा डेप्रिसिएशन। इफ द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द असेसी इज नॉट अलाउड टू डेबिट नोशनल बेसिस, आपने कोई अपनी बिल्डिंग खरीदी है, आप कहे जी मेरी बिल्डिंग है, मैं सही से प्रॉफिट अकाउंटिंग में अलाउड होता है, आपने क्या करा, अपनी ही बिल्डिंग का रेंट लिख दिया P&L में। क्यों? आपका सही प्रॉफिट निकले। अगर आप इस बिल्डिंग को किराए पर लेते तो रेंट देते ना, तो आप और सब आपके कॉम्पिटिटर ने किराए पे लिया, वो सब रेंट लिखते हैं, आपने सही प्रॉफिट निकालने के लिए रेंट लिख लिया, तो ये अकाउंटिंग के P&L में तो अलाउड है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा तुम रेंट तो दे नहीं रहे, और वो रेंट दे नहीं रहे, फालतू का खर्चा लिख के प्रॉफिट कम कर रहे हो टैक्स कम देने के लिए, ना भैया हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा कि क्यों अलाउ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानबूझ के अपने प्रॉफिट को कम करके टैक्स कम देना चाहते हो, वो वाले खर्चे आपको अलाउ बिल्कुल भी नहीं होंगे, जो फालतू के खर्चे होंगे। सेक्शन 31 कहता है रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। अब ये भी तो बात हो गई ना, आप अपने बिजनेस में फर्नीचर यूज करते हो, मशीनरी प्लांट यूज करते हो, उनका रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन सब अलाउड होना चाहिए। कैपिटल नेचर ना हो, रेवेन्यू नेचर हो। अब आपने क्या करा, नया फर्नीचर खरीदा, वो थोड़ी ना P&L में लिखते हो, तो बैलेंस शीट में लिखते हो ना, तो वही बात यहाँ पर भी है। रेवेन्यू नेचर का कोई भी खर्चा, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब अलाउड हो जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए तो हमें काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जो चैप्टर है PGP इसकी जान है डेप्रीशिएशन, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि डेप्रीशिएशन कैसे कंप्यूट होगा। अब क्यों देखने वाले, डेप्रीशिएशन तो हमें निकालना आता है, तो हम क्यों देखें। तो सेक्शन 32 क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, उसे पहले तो समझते हैं। क्या हुआ, आप जब P&L बनाते हो एज पर अकाउंटिंग, तो उसमें डेप्रीशिएशन लिखते हो। इनकम टैक्स कहता है डिपार्टमेंट कि भैया जब इनकम टैक्स के हिसाब से आप P&L बनाओगे, तो हम ये वाला डेप्रीशिएशन, मान लिया ये 1 लाख रुपए का है, इन्होंने कहा भैया हम ये नहीं लिखने देंगे आपको। अब ये तो मुसीबत हो जाएगी, अगर ये डेप्रीशिएशन नहीं लिखने देंगे तो क्या करने देंगे। इन्होंने कहा कि हम सेक्शन 32 में आपको बताएंगे कि डेप्रीशिएशन कैसे कंप्यूट हो और कैसे आप उसे लिखें, कैसे उसकी कैलकुलेशन करें। अब आपको एक बात बताऊं, ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है इतना आसान? आपने भी 11th क्लास में डेप्रीशिएशन पढ़ा होगा, फाउंडेशन लेवल पर BCom में। डेप्रीशिएशन, एक ही एसेट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उस पर दुनिया भर के डेप्रीशिएशन लगे, उस पर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट निकला, पता चला पूरे साल में 1-2 इंसान, हमारे अकाउंटेंट, पूरे साल अकाउंटिंग ही करते रह गए फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, जिसे आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, उससे रिलेटेड पूरे साल अकाउंटिंग करते रहे, कब खरीदा, कब बेचा, क्या प्रॉफिट लॉस, डेप्रीशिएशन। अब एंड में आकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो डेप्रीशिएशन कूड़ा है, हम तो नहीं मानते उसको। तब क्या पूरा भैया 100-200 घंटों की मेहनत हमारी खराब हो गई, अब दोबारा से हम सब पे कैलकुलेशन करें, हम तो पागल हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो, हम भी समझते हैं कि आपके लिए वो दोबारा से कैलकुलेशन करना मुश्किल है, और अगर ये दोबारा से कैलकुलेशन नहीं भी करते हैं, सेक्शन 32 बताता है कि कैसे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया जाए इनकम टैक्स में, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी ना लगे। आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहे कि भैया 2 रिकॉर्ड बनाओ, एक अकाउंटिंग का डेप्रीशिएशन का रिकॉर्ड बनाओ और एक इनकम टैक्स का, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2-2 रिकॉर्ड बनाने पहले ही इतना टाइम लग रहा है। तो सेक्शन 32 में इन्होंने एक शॉर्टकट मेथड बताया है, और वो थोड़ा शॉर्टकट होने की वजह से, बहुत ज्यादा इजी होने की वजह से थोड़ा सा अजीब हो गया। तो स्टूडेंट को बहुत इजी होने वाली चीज भी कई बार मुश्किल लगती है, क्योंकि वो थोड़ी अलग है।
है ना। कई लोग होते हैं ना, उनको आप नॉर्मली आप खाते हैं पिज्जा बर्गर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जिन्हें मोमोज पसंद नहीं है। वो कहते हैं ये कैसे अजीब से गिलगिले से लगते हैं खाने में। तो इस ऐसे ही थोड़ा सा कभी कभी ये थोड़ा लगता है कि अजीब सा लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट और इजी है इन कंपेयर टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन कैसे काम करता है हम ये देखते हैं। एक तो ये WDV पर एक्सेप्शन हम पढ़ लेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, अनटिल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। आपको WDV से ही डेप्रिसिएशन अलाउ होता है यहाँ पर, एक्सेप्ट इन पावर जनरेटिंग। जहां हमने स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में इनको बैलेंसिंग चार्ज वगैरह जब हम देख रहे थे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मेथड थोड़ा सा एक दो टाइम पर अलाउड है, अदरवाइज हमें WDV मेसेज पर ही अलाउड होता है। इसमें दो पार्ट किए गए हैं इन्होंने, एक टेंजिबल असेट्स और एक इंटेंजिबल असेट। इन्होंने कहा टेंजिबल असेट में हम बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी तीन हेड बनाते हैं, तीन ब्लॉक बनाते हैं मेन, एक बिल्डिंग का, एक फर्नीचर का और एक प्लांट एंड मशीनरी का। इसमें मैंने जो रेट दिए हैं ये तो बहुत कम दिए हैं, वैसे तो लिस्ट है 50-100 रेट है अलग अलग, लेकिन आपको जो जरूरत पड़ सकती है मेन मैंने बता दिया आपको रेट। ये टेंजिबल असेट्स है। इसके अलावा जो इंटेंजिबल असेट है उनको अलग आपको लेना है। अब ये आसान कैसे, ये कह रहा है सबको, जैसे इंटेंजिबल असेट है जितनी में सबको ऐड कर दो, मिक्स कर दो, 25% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, नो हाउ, ये सब इंटेंजिबल असेट है, लेकिन गुडविल पे नहीं लगेगा। लेकिन ये गुडविल पे जो नहीं लगेगा, ये चेंजेस आए हैं असेसमेंट ईयर 2022-23 से। असेसमेंट ईयर 22-23 से चेंजेस आए हैं, और इस असेसमेंट ईयर 22-23 से क्या होगा कि भैया गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो अब अगर गुडविल पे पहले तो लग रहा था डेप्रिसिएशन और सारी मिक्स असेट थी, तो मिक्सिंग थी, तो इंटेंजिबल असेट की ओपनिंग वैल्यू में गुडविल भी मिक्स हो सकती है कि वो भी आ रही हो, तो उसे हटाया जाएगा। वो कैसे हटाया जाएगा वो भी हम देख लेंगे। तो इंटेंजिबल असेट को इकट्ठा कर दिया जाएगा। टेंजिबल असेट में बिल्डिंग को सबको इकट्ठा करेंगे। हाँ, उसके अंदर अगर अलग अलग रेट है, जैसे यहाँ पर 10% है, 5% है, 40, तो बिल्डिंग के अंदर हम 5%, 10%, 40% वाला अलग अलग ब्लॉक बना देंगे। ऐसे फर्नीचर सारे एक साथ कर देंगे, जितने भी फर्नीचर है। प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है नॉर्मल रेट। बुक्स, अब इसमें क्या है कि जो भी एसेट टेंजिबल है, टेंजिबल एसेट उसे कहते हैं जो दिखाई देती है, जिसे छू सकते हैं, तो या तो वो बिल्डिंग होगी या वो फर्नीचर होगी, और अगर वो फर्नीचर या बिल्डिंग नहीं है तो वो प्लांट एंड मशीनरी ही है एज पर इनकम टैक्स, जबकि इसका नाम प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर आइटम्स होना चाहिए था। जैसे बुक्स है, आपकी बुक बिल्डिंग भी नहीं होती है, बुक आपकी फर्नीचर भी नहीं होती है, तो बुक प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं होती है, लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही आएगी हेडिंग में। तो कायदे से नाम तो होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर असेट्स, लेकिन कोई बात नहीं, अब प्लांट एंड जो बिल्डिंग और फर्नीचर में नहीं आएगी वो असेट प्लांट एंड मशीनरी में आएगी। उसके ऊपर 40% का है डेप्रिसिएशन रेट। कंप्यूटर्स पर 40% है, व्हीकल पे 15% है, टैक्सी की तरह यूज होती है 30% है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है 40% है, शिप्स है या स्पीड बोट्स है 20% है। ऐसे लिस्ट है, बहुत सारी एसेट्स, बहुत सारे रेट है, लेकिन हमें जो मेन है इन्हीं को आप याद कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अब हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, प्रोराटा बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। मतलब हमने कोई एसेट खरीदी है जिस दिन, और जिस दिन बेची है या ईयर एंड तक, हम जितने दिन यूज होते हैं उस के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो आसान बनाना है, तो आसान बनाने के लिए क्या बोला कि 180 डेज या उससे कम यूज होती है, लेस देन 180 डेज यूज होती है एसेट,
तो उसके ऊपर आधा डेप्रिसिएशन लगाओ, और 180 डेज या उससे ज्यादा यूज होती है तो पूरा लगा दो, आसान बनाने। तो इफ न्यू असेट इज परचेज्ड एंड पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर, अब यहां पर लेकिन एक कंडीशन है, उसी साल असेट खरीदी है और उसी साल यूज करी है, तो ये बात है। पिछले साल खरीदी, पिछले साल यूज नहीं करी, इस साल एक दिन के लिए यूज करी तो भी पूरा लगेगा, क्योंकि कंडीशन है सेम ईयर खरीदी हो, सेम ईयर यूज करी हो 180 दिन से कम। तो अगर हमने इसी साल खरीदी है सेट, इसी साल यूज करी, लेस देन 180 डेज के लिए, उस पर नॉर्मल रेट से आधा लगेगा डेप्रिसिएशन, 50% डेप्रिसिएशन लगेगा, आधा। तो आसान बनाने के लिए करा ना, दिनों का हिसाब नहीं लगाए 180। अब हम हर असेट को क्या हम चेक करें कि वो 180 डेज से कम है या ज्यादा है, या हम एक डेट देख लें, भैया 365 या 366 दिन होते हैं एक साल में, तो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है तो हमें पता चल जाएगा ना, इस दिन तक अगर असेट खरीद ली तो पूरा डेप्रिसिएशन, नहीं तो आधा। बार बार कैलकुलेशन की क्या जरूरत है। तो 180 दिन मतलब 365 का आधा 182.5 होता है, तो उसके आसपास 6 महीने के आसपास। हमें पता है 6 महीने 30 सितंबर को पूरे होते हैं फाइनेंशियल ईयर के, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, तो अप्रैल 30, 31, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो अगर हम यहां देखें तो हमारा क्या हो गया, 183 डेज हो गए। अगर हमने 30 कोई मतलब हमने क्या करा कि अगर हमने 1 अप्रैल को खरीदी है और सपोज उसको बेच दिया, यहाँ तो उल्टा हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि अगर सपोज हमने कोई एसेट 1 अक्टूबर को खरीदी है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, है ना, ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं, लीप ईयर की बात नहीं कर रहा। तो मेरे कितने दिन हो जाएंगे, 131, 30, 31, 31, 28 और 31, मेरे 182 डेज हो गए, है ना। अगर मैं 1 अक्टूबर की जगह 2 अक्टूबर को खरीदूं तो 181 डेज हो जाएंगे। अगर मैं 3 अक्टूबर को खरीदूं तो 180 डेज हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 180 डेज से कम यूज होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं नॉर्मल ईयर में अगर मैंने आफ्टर 3 अक्टूबर असेट परचेज की है तो मुझे हाफ डेप्रिसिएशन लगाना है आफ्टर 3 अक्टूबर, है ना। और अगर ये लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या होगा, हमारे फेब के 29 डेज हो जाएंगे, तो मुझे कहना पड़ेगा आफ्टर 4 अक्टूबर। इसका मतलब हमें हर बार असेट के लिए हर बार डेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल ईयर है तो आप सिंपल सा देखें, नॉर्मल ईयर है तो अगर नॉर्मल ईयर में 3 अक्टूबर के बाद में खरीदी है तो आधा डेप्रिसिएशन, लीप ईयर में 4 अक्टूबर के बाद खरीदी है तो आधा डेप्रिसिएशन, नहीं तो पूरा डेप्रिसिएशन। इसमें हम क्या करेंगे, साल के शुरू में जो WDV है वो लिखेंगे उस ब्लॉक की, जैसे बिल्डिंग के अंदर सेम रेट वाला या इंटेंजिबल एसेट है सबको लिख देंगे। ओपनिंग WDV क्या है, जितनी एसेट खरीदी है सबको ऐड कर दो। कौन से दिन खरीदी अभी वो मत चेक करो, जिस भी एसेट को खरीदा सबको ऐड कर दो, दिनों का हिसाब ना लगाते हुए, टेंशन ना लेते हुए। और जितनी भी एसेट बेची है सबको माइनस कर दो, जितने में बेची है सब माइनस कर दो। अलग अलग प्रॉफिट लॉस भी नहीं निकालते हम आसान बनाने के लिए। और क्लोजिंग ईयर एंड में क्लोजिंग WDV आ जाएगी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लो। मतलब साल के शुरू की WDV जितनी एसेट खरीदी सबका टोटल ऐड कर दो, जितनी बेची सारा माइनस कर दो, एंड में क्लोजिंग WDV आ जाएगी। अब इसमें से देख लेंगे कितनी नई एसेट है जो हमने 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर के बाद खरीदी, उस पर आधा बाकी पे पूरा। तो ये आसान बनाने के लिए हमने किया है, तो ये इजी बनाने के लिए है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ पाए। एग्जाम्पल नंबर 1,
ए लिमिटेड के पास में बिल्डिंग्स हैं PQR, 3 बिल्डिंग है हमारे साल के शुरुआत में प्रीवियस ईयर के पहले दिन, और उसकी WDV है 54 लाख 54 लाख। कंपनी ने नई बिल्डिंग खरीदी है 15 नवंबर को प्रीवियस ईयर में, तो हमने बात करी थी कि नॉर्मल ईयर है तो 3 अक्टूबर के बाद में, और अगर लीप ईयर है तो 4 अक्टूबर के बाद में अगर हमने कोई भी असेट खरीदी है और उसी साल यूज करी है तो हमने 180 डेज से कम पीरियड आएगा तो उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। कंपनी ने एक असेट को बेचा भी है, तो जो असेट बेची गई है उसकी कॉस्ट थी 80 लाख, हमें उसकी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स में उसकी WDV थी 35 लाख, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सिस्टम है। हम इंडिविजुअली एसेट को बेचने पर प्रॉफिट लॉस कंप्यूट नहीं करते, हमें डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करना है। इस साल का डेप्रिसिएशन क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, साल के पहले दिन जो दिया हुआ है हमें, आप अपना प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं यहाँ, और ये दिया हुआ है हमें 54 लाख। तो साल के शुरू में हमारे पास 54 लाख रुपीस का WDV है। हमने इसमें जो असेट खरीदी हैं उन सबको ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं जो खरीदी गई हैं, ऑफ असेट्स एक्वायर्ड, ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और हमने 25 लाख रुपीस की न्यू असेट खरीदी है, उसको हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 79 लाख। इसमें से लेस करते हैं सेलिंग प्राइस, जिसे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोल देते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप पूरा लिख सकते हैं, ऑफ असेट्स ट्रांसफर्ड द सोल्ड। ट्रांसफर्ड का मीनिंग थोड़ा बड़ा होता है, उसमें सेल के अलावा और भी केसेस आ जाते हैं हमारे पास से एसेट जा रही है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एसेट ट्रांसफर मतलब जो एसेट बेची उनका सेलिंग प्राइस, और वो है 30 लाख। तो क्लोजिंग WDV आ जाती है 31 मार्च को, हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्लोजिंग WDV आ गई वो आ गई 49 लाख। ये क्लोजिंग WDV है, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए हमें पता है जो न्यू एसेट है वो 15 नवंबर को खरीदी है और यूज करी है, तो वो 180 डेज से कम होने की वजह से उस पर आधा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आउट ऑफ 49 लाख 25 लाख पर आधा डेप्रिसिएशन लगेगा। बिल्डिंग के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन होता है, तो इस पर 10% का आधा डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो बाकी बची हुई बिल्डिंग है 24 लाख, उस पर फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 24 लाख पर तो 2,40,000 हो गया, और 250 पे 10% 2,50,000 होता है, उसका आधा 1,25,000। तो हमारे पास ओपनिंग WDV और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आ जाएगी, तो 49 लाख माइनस 1,25,000 माइनस 2,40,000, तो 45 लाख 35,000 नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी ओपनिंग WDV आ गई, जैसे इस ईयर की 54 लाख थी। अब नेक्स्ट ईयर में जो एसेट परचेज करेंगे उसे ऐड करेंगे, जो सेल करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ ये समझने की बात है कि हमने ये नहीं देखा कि वो एसेट जो सेल आउट करी है हमने 30 लाख में, उसकी WDV 35 लाख थी। अगर ये अकाउंटिंग होता तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते, जिस दिन बेचा है उस दिन तक का उसके ऊपर लॉस प्रॉफिट निकालते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में ये एक डिफरेंट मेथड है
जहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल एसेट पर प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते। प्रॉफिट और लॉस निकलता है दो सिचुएशन में, वो अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। वो दो सिचुएशन होती हैं कि या तो सारी की सारी एसेट बेच दी जाए या ये जो क्लोजिंग WDV है ये नेगेटिव आ जाए। दो ही सिचुएशन है, वो अभी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ए लिमिटेड है, इनके पास बिल्डिंग है। 1 अप्रैल को प्रीवियस ईयर में पहले दिन 54 लाख का WDV है। कंपनी ने एक नई एसेट खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है 28 सितंबर को। तो इन्होंने अक्टूबर से पहले ही खरीद ली है, 3 और 4 अक्टूबर से पहले परचेज कर ली है। इसका मतलब इस पर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन लगने वाला है। तो हमारे लिए सब कुछ वही रहेगा। ओपनिंग WDV हमें 54 लाख दिया है, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड, जो न्यू एसेट है 25 लाख, तो 79 लाख हो जाएगा, माइनस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एसेट सोल्ड 30 लाख, तो क्लोजिंग WDV आ जाएगी हमारे लिए 49 लाख। इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा 10%, सीधा सीधा 4,90,000। और ओपनिंग WDV फॉर नेक्स्ट ईयर हमारी आ जाएगी 44,10,000। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस था कि वहां पर नवंबर में एसेट परचेज की गई थी न्यू एसेट, और यहां पर सितंबर में परचेज की गई है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ए लिमिटेड ने ओपनिंग WDV बता रखी है, 3 बिल्डिंग है PQR। इन्होंने एक न्यू बिल्डिंग खरीदी है एज 15 नवंबर को, अगेन 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर के बाद में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस पर हाफ डिप्रिसिएशन लगाना है। इन्होंने 24 फेब प्रीवियस ईयर में 68 लाख रुपीस में अपनी पुरानी बिल्डिंग को बेचा है। हमें डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। तो ओपनिंग WDV डेट डाल दीजिएगा आप 54 लाख, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25 लाख, तो 79 लाख आ गया। लेस करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एसेट सोल्ड ट्रांसफर्ड, और ये है 68 लाख। क्लोजिंग WDV आ गई हमारे पास 11 लाख। अब ये मैंने आपको ये सिचुएशन जानबूझ के एक क्वेश्चन में चेंजेस करके सिचुएशन क्रिएट की है कि अब क्या है, आप ये कहेंगे कि जो न्यू एसेट है हमारे पास 25 लाख की, उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो WDV है ही 11 लाख। अगर WDV 11 लाख है तो अब 25 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि हमारी सिस्टम सिंपल बनाने के लिए हमने क्या कहा कि जब कोई एसेट बेचेंगे तो इंडिविजुअली उस पर प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे। तो इसे एसेट बेचने पे हैवी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आसान बनाने के लिए थोड़ा अजीब सा हो गया। आपको लगेगा कि जब इसे प्रॉफिट लेना नहीं ले रहे हैं, न्यू एसेट 25 लाख की है, WDV 11 लाख है और 11 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। थोड़ा अजीब तो है लेकिन सिंपल है और ईजी है। ईजी बनाया है। तो ईजी कैसे बनाया, अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हमें पता 25 लाख पे हाफ डेप्रिसिएशन लगाना था। 25 लाख WDV है ही नहीं, तो जो क्लोजिंग WDV है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन तो आप लगा नहीं सकते, तो 11 लाख पर ही हम लगा देते। तो 11 लाख पर 10%, 1,10,000, 50% मतलब 55,000 हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और ओपनिंग WDV और नेक्स्ट ईयर हमारी आ जाएगी 10,45,000।
तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अजीब हो गया, डिफरेंट हो गया, क्योंकि आप आज तक ऐसा कभी करते नहीं हो तो आपको लगेगा अजीब सा, लेकिन है सिंपल। ए लिमिटेड के पास बिल्डिंग है 3 PQR 54 लाख, इन्होंने एक न्यू परचेज करी बिल्डिंग, सब कुछ पहले की तरह है। इन्होंने 15 मार्च को यूज करी, परचेज करी है, बिल्कुल 15-16 दिन पहले ईयर एंड होने के, लेकिन इन्होंने इसको यूज करा है नेक्स्ट ईयर। कंपनी ने प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग को बेचा है, हमें डिप्रिसिएशन निकालना है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, ओपनिंग WDV 54 लाख प्लस, अब इन्होंने परचेज करी 25 लाख को, लेकिन उसको यूज ही नहीं करा है ना, उसको यूज ही नहीं करा है, और यूज कब करा उसको, नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा होता है वैसे तो डेप्रिसिएशन लगना तब शुरू होता है जब हमारे पास असेट अवेलेबल फॉर पुट टू यूज होती है। मतलब अगर आपने कोई एसेट खरीदी और उस एसेट को खरीद कर आप यूज नहीं कर रहे तो भी हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि वो अभी यूज करने लायक ही नहीं है, इसलिए हमने यूज नहीं करा। नहीं तो हम कोई भी एसेट क्यों खरीदते हैं, उसे यूज करना है। अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यूज करना, हम उसको शुरुआत नहीं कर सकते। तो अब हम इस पे 15 मार्च को तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं सकते, इसको अभी ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, अभी हमने एसेट को यूज ही करना शुरू नहीं करा है। हम ये कर सकते हैं, इस पर डेप्रिसिएशन, इसको हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो हमारे पास 1-2 ऑप्शन है इसके लिए। तो क्योंकि हमने इसमें अब हमारे पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है, एक तो ऑप्शन ये है कि हम अपनी ओपनिंग WDV में इस साल ऐड कर लें, लेकिन डेप्रिसिएशन इस पर ना लगाएं क्योंकि हमने यूज ही नहीं करा है, और नेक्स्ट ईयर से इस पे डेप्रिसिएशन लगाएं। दूसरा है कि हम इसे ऐड ही ना करें अभी, और नेक्स्ट ईयर ही हम इसको ऐड करके, क्योंकि जब पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर है तो तभी हम उसको ऐड करें। तो प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड नील कर देते, माइनस फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ असेट सोल्ड, हम करंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। तो जो हमने बेचा है वो 24 फेब को 30 लाख में सेल आउट करा है। हमारे पास क्लोजिंग WDV आ जाएगा करंट ईयर में 24 लाख, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में हमारा करंट ईयर का 10% के हिसाब से 2,40,000। तो हमारे पास ओपनिंग WDV 14 नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की आ जाएगी, आप अपना एग्जैक्टली ईयर लिख सकते हैं। तो ये आ गया 21,60,000 प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट्स एक्वायर्ड, नेक्स्ट ईयर में ये ऐड हो जाएगी एसेट 25 लाख की जो हमने खरीदी है। अब नेक्स्ट ईयर में 15 नवंबर को यूज करिए, तो आपके मन में ये आ सकता है कि 180 डेज से कम यूज करिए तो इस पर आधा डेप्रिसिएशन लगे। नहीं, क्योंकि आधा डेप्रिसिएशन लगता है जब दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती है, उसी ईयर में खरीदी हो, उसी ईयर में यूज करिए 180 डेज से कम। यहाँ पिछले साल में खरीदी है और इस साल यूज करी है, तो सेम प्रीवियस ईयर में यूज नहीं करी, पिछले साल खरीदी और अगले साल यूज करी, तो यहां पर हम 180 डेज को नहीं देखेंगे और पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमारे पास क्लोजिंग WDV नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आ गई 46,60,000, और इस पे डेप्रिसिएशन पूरा 10% लगेगा 4,66,000। तो यहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि हमने इसको कम यूज किया है 41,94,000। तो ये हमारा ऐसे चलता रहेगा। तो सेम प्रीवियस ईयर में खरीदना और सेम प्रीवियस ईयर में यूज होना जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक कंपनी के पास में 54 लाख की 3 बिल्डिंग है पहले की तरह। इन्होंने एक न्यू बिल्डिंग परचेज की है प्रीवियस ईयर में पहले दिन, और यूज करी है
लास्ट डे को, बिल्कुल लास्ट डे को यूज करी है, एक दिन के लिए यूज करा है, और कुछ एसेट बेची भी है, हमें अब कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग WDV 54 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन of new asset acquired 25 लाख, 79 लाख हो गया, माइनस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ asset sold discarded 30 लाख, क्लोजिंग WDV आ जाएगी हमारी 49 लाख। अब जो न्यू बिल्डिंग है वो साल के पहले दिन खरीदी और साल के आखिरी दिन यूज करी, एक दिन के लिए यूज करी बस, लेकिन सेम ईयर में खरीदी, सेम ईयर में यूज करी, 180 डेज से कम, तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एग्जांपल नंबर 1 की तरह हो गया, बिल्कुल 25 लाख पर 10% हाफ लगेगा, 1,25,000, और बची हुई वैल्यू 24 लाख पर 10% 2,40,000। ओपनिंग WDV फॉर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आ जाएगी 45,35,000, 45,35,000।